हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा। हम लोग बात करने वाले हैं अब ग्रेविटेशन चैप्टर पे, जो 9th क्लास से रिलेटेड है। इस पे हम लोग बात करेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी किसे कहते हैं, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारा टॉपिक है, जैसे केपलर्स लॉ। और मोशन चैप्टर में जैसे हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन, अब यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, बट ऐसा है कि वो सीधा सीधा जैसे हम लोग हॉरिजेंटली फेंकते थे और कोई बॉडी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। वी इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जो भी इक्वेशन था वो जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रहा होता था तब के लिए था। अगर कोई बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तब उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब अगर यूनिवर्स में कोई दो बॉडी है तो दोनों के बीच हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दोनों के बीच एक फोर्स हमेशा लगेगा। जिस बॉडी का मास है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा। तो हर एक इंसान के बीच में भी कह सकते हैं कि दो इंसान के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो हर एक बॉडी जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला फोर्स, ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। अब आगे बात करते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी के बारे में बहुत सुने हैं हम लोग। ये सुने हैं कि अर्थ का अपना ग्रेविटी होता है, मून में ग्रेविटी चेंज हो जाता है। तो चलिए ग्रेविटी का डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय ह्यूज बॉडीज, बॉडी मस्ट बी ह्यूज। मतलब ये जो ग्रेविटी वर्ड है वो बड़े बॉडीज़ के लिए है, सच एज अर्थ, मून और द सन एक्सेट्रा ऑन अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट नियर इट्स सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब ये जो ग्रेविटी वर्ड है वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए है, लाइक अर्थ, मून, सन। मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बड़ा ऑब्जेक्ट लाइक सन, मून और अर्थ छोटे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, वो फोर्स, और जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो उसके सरफेस पे प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब बड़े ऑब्जेक्ट के सरफेस पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो फोर्स ग्रेविटी कहलाता है। मतलब ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छे से समझ लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी मतलब कंसिडर कीजिए कि बात हो रहा है अर्थ पे, तो अर्थ के थ्रू लगने वाला फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ पे प्रेजेंट है, हम लोग अभी भी बात किए कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, तो अर्थ भी फोर्स लगाएगा हर एक ऑब्जेक्ट पे, हम लोग पे, टेबल बेंच जो भी है अर्थ पे प्रेजेंट सब पे, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। मतलब दो नॉर्मल बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। और अगर एक बॉडी बड़ा है, अर्थ है, मून है और सन है, और एक बॉडी उसके सरफेस पे प्रेजेंट है और वो छोटा है, तो उन दोनों बॉडीज़ अर्थ और उस छोटे ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अब आगे हम लोग को बात करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, बट उससे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये यूज होने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ अदर। मतलब एक का वैल्यू इंक्रीज करें तो दूसरे का भी वैल्यू अगर इंक्रीज करने लग जाए, तो वो दोनों जो अमाउंट है या फिर दोनों जो वेरिएबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे x इक्वस टू वाई, अगर आप कोई इक्वेशन रख रहे हैं x इक्वस टू वाई, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाइएगा y का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। x का वैल्यू 1 रखे, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू अपने आप 2 हो गया। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
एक के अमाउंट के इंक्रीज के साथ दूसरा भी इंक्रीज करे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। इसी के उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब it is the relationship between two variables in which one is increasing with the decrease of other। मतलब एक का अमाउंट आप अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे का अमाउंट डिक्रीज करने लग जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। ये हमेशा 1/, पे लिखा जाता है। अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं x = 1/y तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर y का वैल्यू आप 1 रखें तो 1/1, चलिए अभी तक 1 है। y का वैल्यू अगर 2 रखें तो ये हो गया 1/2, मतलब अब x का वैल्यू 0.5 आएगा। मतलब आपके पास एक इक्वेशन है x = 1/y। अब अगर y के जगह पे आप 3 रख रहे हैं तो वो x = 1/3 हो रहा है, मतलब वो 0.333। पहले था 1, फिर आया 0.5, अब आ रहा है 0.333 वो। और आप y का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 कर चुके हैं, तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक का अमाउंट बढ़ाइएगा दूसरे का अमाउंट घटता जाएगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब साइंटिस्ट न्यूटन का बात आया है तो वो जो एप्पल वाला जो हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो वो जब एप्पल नीचे गिरा तो वो कंक्लूज़न निकालें कि हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए एप्पल को हमारा अर्थ अपने साइड अट्रैक्ट किया। और इसके बाद वो एक लॉ दिए जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स विथ अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब वो बोलें कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो फोर्स होगा, दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नीचे दिया हुआ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और दूसरा क्या बोलें कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब वो जो कितना दूर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसको जितना सामने रखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा, जितना दूर कीजिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का थोड़ा डेरिवेशन। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। दो ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसका एक का मास m1 है दूसरे का m2 है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज r। दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों को r डिस्टेंस से सेपरेट किए। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट क्या बोले न्यूटन जी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन बॉडीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहाँ से ये आया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। फर्स्ट इक्वेशन रखें। सेकेंड क्या कहें कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब स्क्वायर और क्यूब वो 2 पावर 2 का बात हो रहा है। तो जब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए एक इक्वेशन बनाए, कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी जाना होता है तो उसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट उसके साथ जोड़ते हैं। तो अभी F इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वेयर g इज कांस्टेंट विच इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग यूज किए जिसको g, कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं, और इसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पे चेंज नहीं करता है और ये हमेशा फिक्स रहता है। अगर आप मून पे ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी ये g का वैल्यू फिक्स रहेगा,
आप अर्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी ये जी का वैल्यू फिक्स रहेगा। हर एक जगह पे यूनिवर्स में ये जी फिक्स होता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।